दो चीजें हैं जो अवेयरनेस में आएंगी, सेल एड अवेयरनेस में नहीं आएगी। सेल में तो आपका ऑब्जेक्टिव सेल है ना, आप तो सीधा कहते हैं हाँ भाई ये ले लो, मुझसे इतने का ले लो। अवेयरनेस में आप उसको सेल के ऑब्जेक्टिव के बगैर लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और ये कोई शर्त नहीं होती है कि अवेयरनेस फेज में सेल नहीं होनी, अवेयरनेस फेज में भी सेल हो सकती है, ठीक है, लेकिन उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। चलिए आ जाते हैं जरा वापस। स्कीमा और फिर टेक्निकल एसईओ। स्कीमा क्या होता है? आगे जी स्कीमा में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्कीमा। आपको उसका नाम देखते ही ये तो पता लग गया कि ये गूगल नहीं है, ऐसे ही है ना। मैं क्या उसका नाम देखे, अभी तक हम जितनी बातें करने लगे हुए थे स्टैंडर्ड्स गूगल के पढ़ने लगे हुए थे, लेकिन ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और इसके मेरे नीचे वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है schema.org, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई और प्लेटफॉर्म है। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा कहते हैं किसको है? सिंपली अगर मैं ये कहूँगा व्हाट इज डाटा, तो आप डाटा को दो तरह से डिफाइन करोगे ना, माइक्रो डाटा और मैक्रो डाटा, ऐसे ही है ना। मतलब जो छोटा डाटा होता है वो माइक्रो होगा, जो ज़्यादा बड़ा डाटा होगा वो मैक्रो डाटा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी पूरी वेबसाइट में जो इनपुट्स कर रहे हैं उधर हम देखेंगे छोटा डाटा कौन सा और बड़ा डाटा कौन सा। बॉडी के अंदर जो लिख रहे हैं वो डिटेल में लिख रहे हैं, हेड में क्या लिख रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, कैनोनिकल का टैग, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये होगा माइक्रो डाटा की कैटेगरी में। सो अब हमें ये पता लग गया कि भाई वो जो हेड में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो क्या है, हमारी माइक्रो डाटा है, और जो बॉडी में हम इन्फॉर्मेशन देने लगे हुए हैं वो क्या है, हमारे पास मैक्रो डाटा आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्या बताया जा रहा है कि जो स्कीमा है ये एक किस्म का क्या कहलाता है, ये माइक्रो डाटा। तो अब सबको समझ में आ गया कि कहाँ पर जाने वाला है, हेड में जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है? अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो वेबसाइट विजिटर्स को ज़्यादा कर रहे थे, क्रॉलर के लिए भी कर रहे थे। मतलब जो इन्फॉर्मेशन का जो मैक्रो डाटा हमारा है वो क्रॉलर के लिए नहीं है। मैक्रो डाटा जो हमारा है, जितना भी डाटा क्रॉलर के लिए होगा वो माइक्रो की फॉर्म में होगा, लेकिन जो मैक्रो डाटा है वो विजिटर्स के लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो डिटेल डाटा हम विजिटर्स को दे रहे हैं उसी तरह का ही डाटा हम क्रॉलर को भी दे देते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप अक्सर देखते हैं कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते कोई एक साहब आते हैं कि नीचे वालों ने ऊपर भेजा है कि जी बता दें डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऐसी है ना। तो अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि जितना मैंने बताना है अगर नीचे ऑफिस में बैठे हुए किसी बंदे को उतना पता हो, तो उस बंदे के लिए फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगी? हो सकता है वो कोई बुजुर्ग आदमी हो, भाई उसको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गुस्सा आ जाए और वो कहे नहीं लेना एडमिशन मैंने, हाँ ये कहाँ भेज दिया मुझे इसने, मुझे ऑफिस में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, ऐसे हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसको हमने स्कीमा कर दिया, उसको ऑफिस वालों को भी स्कीमा कर देते हैं, अभी उनको भी सारी डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि क्रॉलर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दें अपनी वेबसाइट की उस तरीके से जैसे हम विजिटर्स को दे रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, समराइज करके अपने डाटा को क्रॉलर को बता देते हैं। क्या बता देते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि क्रॉलर को मुझे ये समझाना है कि जो मेरी वेबसाइट है ना ये एजुकेशनल है और ये कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर करती है, ये इस जगह पर लोकेटेड है, ये इनका एड्रेस है, ये अभी तक हमने इस तरह का डाटा क्रॉलर के लिए नहीं सुना था, है ना। इस तरह का सारा डाटा हम विजिटर्स को दे रहे थे। ये हमारा फ़ोन नंबर है और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिल रही हैं? बॉडी में मिल रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक समरी की शक्ल में किसको देने लगे ये सारी इन्फॉर्मेशन? अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन समरी की शक्ल में हम क्रॉलर को देने लगे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन क्रॉलर को देने के लिए हमें ज़रूरत है स्कीमा की। ठीक, स्कीमा जो है ये एक एक्सटर्नल टूल है, ठीक है, ये गूगल का टूल नहीं है, ये बाहर से एक टूल है जिसको गूगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और गूगल ये कहता है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनमें स्कीमा लगा होता है, यानी अगर हम ये देखेंगे पहले 5 नंबर जो वेबसाइट्स आ रही हैं या पहले 3 नंबर पर जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो वाली वेबसाइट्स होंगी जिनमें स्कीमा होगा, और जो इसके बाद वाली वेबसाइट्स होंगी वो वाली वेबसाइट्स होंगी जिन्होंने स्कीमा यूज़
नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्कीमा की वर्थ का पता लग गया कि स्कीमा रैंक करने का एक की फैक्टर भी है। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मगर एक की फैक्टर है। तो हम भी प्रेफर करेंगे कि भाई हम भी स्कीमा लगा लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि हमारी वेबसाइट भी रैंक कर जाए। अब जरा इधर आते हैं, नीचे आ जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आप ये देख रहे हैं ये रिजल्ट्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना। ये रिजल्ट्स स्कीमा की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि स्कीमा को हमने इतनी इन्फॉर्मेशन जो दी, तो किसी विजिटर ने कुछ ढूंढा तो उसने सब कुछ ही यहाँ पर दिखा दिया, डिटेल्स यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई हैं हमें, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है ना, इज कॉल्ड रिच स्निपेट। टेक्निकली हम इसका नाम ये रखते हैं, रिच स्निपेट है ये। अब ये वाई स्कीमा इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताया ना अभी आपको, ठीक है। डज स्कीमा हेल्प एसईओ, ये भी बताया कि नहीं बताया, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ, ये भी बता दिया कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रैंक करती है वेबसाइट। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ, स्कीमा वैलिडेशन। जी, अब क्या आ गया अगला पॉइंट, ये तो हमें समझ में आ गया कि बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब हम ये देखने लगे हैं कि अगर मेरे पास एक वेबसाइट एसईओ करने के लिए आती है, तो मुझे जरा ये टेस्ट करना है कि क्या उस पर स्कीमा लगा हुआ है कि उस पर स्कीमा नहीं लगा हुआ, सिर्फ टेस्ट करना है। जैसे हम देखते होते थे ना कि कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, फेविकॉन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, सब चीजें चेक करें। इसी तरह अब हमें ये चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल मिल गया, ये एक यूआरएल है, ये वेबसाइट फाइल मैंने आपको भेजी हुई है, ठीक है। अगर कोई फाइल आपको ना मिले मुझे दोबारा से बताना है आपने, मैं फिर ग्रुप में शेयर करूंगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो कहां चले जाओगे, इस वेबसाइट पर आएंगे और वो कहेगा हाँ भाई अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताओ। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताएंगे तो वो बताएगा कि इसमें स्कीमा है कि नहीं है, डिटेक्ट करके बता देगा। यानी हमें जब हम काम शुरू किया तो हमें पता लग गया, और ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। जैसे ही हमने काम शुरू किया तो हमें पता लग गया। चलिए जी, पहले इस पर क्लिक कर लें। जी आ गया किप्स, ये किप्स का मैंने यूआरएल दे दिया वेबसाइट का। यानी मैंने जिसको भी चेक करना होगा इसमें स्कीमा है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट का यूआरएल दूंगा और रन टेस्ट। जी देखते हैं क्या है। ये तो कोडिंग है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो आइटम्स डिटेक्टेड। मतलब किस नतीजे पे पहुंचे हम कि भाई इस वेबसाइट में स्कीमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं रन न्यू टेस्ट। मैंने एक और वेबसाइट डाली, रन टेस्ट। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। स्कीमा लगा हुआ है और देखें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, एकदम पता लग गया कि इसका हमने स्कीमा कौन सा लगाया हुआ है, लोकल बिजनेस का, कि भाई ये लोकल बिजनेस है। अब जब हमने क्राउलर को बता दिया कि ये लोकल बिजनेस है, तो जब भी क्यूरीज आएंगी तो क्राउलर को इस बिजनेस के पूरे मॉडल की समझ में आ गई। अब जब क्यूरी आएगी, देखें क्राउलर के बाद जब क्यूरी आ रही है तो वो प्रोफेशनल किचन के लिए नहीं आ रही है, वो तो किचन इक्विपमेंट के लिए आ रही है। लेकिन उसके पास इतनी डिटेल्ड स्कीमा की शक्ल में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसे पता लग गया कि भाई ये जो बंदा प्रोफेशनल किचन बाय करना चाहता है ना, इसको मुझे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डीसी किचन की वेबसाइट पे लेकर जाना है, क्योंकि ये बहुत डिटेल इसने मुझे अपनी सारी बता दी हुई है, ठीक है। देखें क्या क्या बताया हुआ है, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ट्विटर का अकाउंट, लिंक्डइन का अकाउंट, सब आ गया ना, सोशल मीडिया भी सारा इसमें ऐड हो गया हुआ है। सो अभी हमने क्या किया, सिर्फ टेस्टिंग की। जरा देखें यहां पे कोड कहां पर है इसका, ये रखें लाइन नंबर 13, ये schema.org लिखा हुआ आ रहा है। ये कोड भी ऑटो जनरेट होगा जैसे हमने साइट मैप जनरेट कराया था। सिर्फ उस वेबसाइट पे जाना है और उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसका कोड इसने जनरेट कर देना है। जब इसका कोड आ जाएगा, ये कौन से वाला कोड है, ये वही HTML कोड है जो हम बार बार हेड के अंदर पेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके हेड के अंदर पेस्ट कर देना है और अपनी फाइल को सेव कर लेना है। कौन सी फाइल को सेव करना है, जो आपकी होम पेज की फाइल है, जिसको हम कोडिंग में इंडेक्स की फाइल कहते हैं। अब आ जाते हैं वापस इधर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई स्कीमा बनाना कैसे है,
पर क्लिक कीजिए, अलाउ कीजिए। अब हम स्कीमा जनरेट करने लगे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, स्कीमा टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। स्कीमा ऑन साइट एसईओ है कि टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। आगे यहां पर जरा नीचे आए, आ जाओ भाई नीचे। मैसेज आ गया। ये टूल फ्री है। हम वर्डप्रेस में जाते हैं, हम शॉपिफाई में जाते हैं, हम किसी भी सीएमएस में जाएंगे तो ये हमें फ्री नहीं मिलेगा, हमें बाय करना पड़ेगा ये। लेकिन अगर हम कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम वर्डप्रेस के थीम में जाकर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका थीम भी तो कोडिंग में ही बना हुआ है ना। पॉइंट समझ आई मेरी आपको? जी, आ जाए इधर आर्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। कहता है भाई आपकी जो वेबसाइट है उसे डिफाइन कर दें। भाई डिफाइन करेंगे तो तभी क्राउलर को पता लगेगा ना कि ये कौन सी वेबसाइट है। सो हम यहां आए जी, क्या कहता है, कितनी सारी आ गई हैं, मतलब हर तरह की जितनी टाइप्स की वेबसाइट्स हो सकती हैं उसने सारी हमें दिखा दी हैं। आपने देखा मैंने क्या चूज किया हुआ था, लोकल बिजनेस। चलिए मैं इस दफा फिर लोकल बिजनेस ही कर लेता हूँ। भाई मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, पीक सोल्यूशन है अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया जी, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या जाएगा, लोगो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स आएंगे और सोशल प्रोफाइल आएंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? गूगल आपने पढ़ा हुआ है और किसी ने नहीं मेरा ख्याल है पढ़ा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कुछ माह पहले तक सोशल प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता था। अब तो हम पढ़ेंगे ना जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो वहीं पर एक ऑप्शन आएगा कि भाई आपकी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं वो मुझे बता दो। पहले हम सोशल प्रोफाइल्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इन्होंने पुराना पढ़ा हुआ, शायद पढ़ा हुआ, जिसने भी पुराना पढ़ा, मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे ना जब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ सपोज 23 के अंदर, स्टार्ट ऑफ 23 या एंड ऑफ 2022 में, तो वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर ऑप्शन ही नहीं है कि भाई सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, अपना फेसबुक ऐड कर सकते हैं, अपना ट्विटर ऐड कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन ऐड कर सकते हैं। मगर अब 6-7 माह से गूगल ने ये अलाउ कर दिया। तो फिर पहले हमारी वेबसाइट से ये चीजें कैसे लिंक अप होती थी स्कीमा से, जब तक ये गूगल ने अलाउ नहीं किया था उस वक्त तक हम स्कीमा को ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा अब आगे आगे, अब आपने देखना है मैं लेफ्ट साइड पर इनपुट कर रहा हूं एज ए यूजर और राइट साइड पे उसका कोड जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब वो हम नहीं कर रहे, वो ऑटो कोड जनरेट हो रहा है, ये वेबसाइट कर रही है। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ इनपुट्स कर देता हूं। चलें जी, मैंने काफ़ी सारी इनपुट कर दी। स्टार्स अकेडमी लाहौर, चलिए इधर भी स्टार्स ही करते हैं। चलो अच्छा भाई अल्टरनेटिव नेम दे दो, क्यों नहीं ले रहा, स्टार्स लिख लेते हैं। नीचे देखिए उधर कोडिंग होती जा रही है, साथ साथ हो रही है ना। अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें। मैं जरा कुछ दे देता हूँ ऐसी ना, स्टार्स खाली दे दिया। लोगो यूआरएल, इसका क्या मतलब होता है, आपको भी पता है कि जो हमारे लोगोस थे वो कहां पर थे, हम कोडिंग कर रहे थे, सबको पता है ना, इमेजेस में पड़े हुए थे। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा, सोशल प्रोफाइल्स। भाई क्या ये फेसबुक पेज है आपका, सपोज कर लेते हैं जी हमारा पेज है, मैं एक ऐड कर देता हूँ बस। इसी तरह यही है ना पेज का यूआरएल, ये मैंने यहां से पिक किया, यहाँ पे आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको मिटा दें, इसकी नहीं जरूरत होती, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, एक प्रोफाइल ऐड हो गई, यहाँ पर भी कोडिंग होती जा रही है, समझ में आता जा रहा है सब कुछ, यानी ये सब कुछ ऑटो जनरेट हो रहा है। फिर क्या आ गया, ऐड कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखें जरा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी सारी दे दें, बिल्कुल वैसे जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में देते होते थे। कॉन्टैक्ट टाइप, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देना है, कितनी सारी टाइप्स आ गई, इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ पूछ रहा है। आपने जो भी देनी हो यहां पर चूज किया। यहां पर नंबर, अगर आपके पास टोल फ्री नंबर है तो वो बताएं, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर दें, ठीक है। चलिए मैं कुछ ऐड करता जाता हूं ताकि इसे हम कंप्लीट कर लें। फिर क्या आया, ईमेल।
आपकी जो भी ईमेल है वो यहाँ पर दे दें, आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो यहाँ पर दे दें। और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब है, इसे ऐड करेगा। और अगर आप एक और अब ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक नहीं कर रहे ना, जैसे हम ये कहेंगे एक टेक्निकल सपोर्ट का है, एक इमरजेंसी नंबर है, कितने सारे नंबर्स हैं, तो सारे कॉन्टैक्ट्स में एक एक करके यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा। जा कहाँ पर है ये इनपुट, कहाँ होने लगी है, ये इनपुट हेड में होने लगी है। और जब मेरी वेबसाइट को क्रॉलर आकर रीड करेगा, विजिट करेगा, तो उसको मेरी पूरी वेबसाइट के मुतालिक पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। और जब लोग क्यूरी करेंगे तो वो उनको ज़्यादा प्रेफरेबली हमारी वेबसाइट दिखाएगा, क्योंकि क्रॉलर के पास हमारी वेबसाइट से लेकर हमारे बिजनेस से लेकर बहुत सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, चलिए जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बन गया, क्या करें भाई, इसको कॉपी कर लें, सिलेक्ट कॉल करें, कॉपी करें, फिर क्या करें, वही अपनी इंडेक्स की फाइल खोलें, इसके किस पोर्शन में जाएं, हेड में जाएं, और क्या करें वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो यहां आने की जरूरत नहीं होगी, फिर प्लग इन परचेज करेंगे स्कीमा का और वहीं पर ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, मगर वो वाली ऑप्शंस पेड में होंगी। कोडिंग का ये एडवांटेज भी है हमें कि कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया, चलिए क्लियर हो गया स्कीमा सबको, व्हाट इज स्कीमा, कहां पे लगता है बताऊंगे, समझ में आ गया है। अपनी स्टूडेंट वेबसाइट में आए जो मैंने आपको दी हुई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्कीमा बनाकर किसी भी वेबसाइट का पेस्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, एडिट करें, और किस पोर्शन में स्कीमा लगाएं, हेड वाले पोर्शन में। इस पोर्शन, ठीक है, हेड के बाद कहीं भी लगा लें, बस शुरू में लगा लें बेशक, एंड पे लगा लें बेशक, कोई मसला नहीं है। एंड हेड से ऊपर होना चाहिए और हेड के नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी मैंने कॉपी किया तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अभी हमने सिर्फ एक ही लगाया है तो एक ही आ रहा है, मैं जितनी ज़्यादा डिटेल स्कीमा बनाऊंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको वेबसाइट को लाइव करने के बाद, जब मैं इस वेबसाइट को जब हम लाइव करेंगे उसके बाद जब हम जाकर स्कीमा टेस्ट करेंगे तो वो शो करेगा कि भैया आपका स्कीमा लगा हुआ है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। जी वही वाला अभी मैंने कहा था ना आपको, वही वाला स्कीमा है।
खेल रहा है, खुद ही खेल रहा है ना। चलो भाई, नहीं रात हो गया। क्या था वो? आपने तो देखा नहीं, क्या है वो? क्या है वो? क्यों स्किप किया? सुनना उसको, फिर मुझे बताइएगा आपने क्या था। कीवर्ड बोल्टन रेशो, कीवर्ड पढ़ी है ना? सिर्फ कीवर्ड की रेशो का फार्मूला लगा हुआ, उसको देखिए उसमें क्या इतनी मुश्किल बात है। ठीक है, इधर से किया था, इधर से भी लाकर देखिए यार, अभी उतर गई है, ये पहले की उतरी हुई है, इसीलिए वो शरारत कर रहा है। आ जाते हैं आगे और ज़रा पढ़ते हैं टेक्निकल एसईओ को। अब हम ऑल इन वन करके पढ़ने लगे हैं, लेकिन टेक्निकल एसईओ को पढ़ने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए। पहले ये वाली टेक्निकल एसईओ की एक फाइल देखें। बल्कि एक काम करते हैं, क्विक व्यू में ना मैं आपको एक शॉपिफाई का स्टोर भी विजिट कराता हूँ। इसे बंद कर दें। बस भाई बंद हो जाओ। दो फाइलें आ गई हैं यहाँ पर। पहले तो इस फाइल को देखें, बड़ी ग्राफिकल सा एक, मैं क्या ग्राफिकल एक अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है पहले। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक तस्वीर के। मैं क्या सिवाय एक तस्वीर के कुछ भी नहीं है। इसमें ना एक मोबाइल की तस्वीर बनाई हुई है और उस मोबाइल की फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली एक वेबसाइट खोली है, ऐसे ही है ना। यानी फ़ोटो में हमने एक वेबसाइट खोल कर दिखाई है सिर्फ। और दिखा क्या रहे हैं हम कह रहे हैं कि जब कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, किसी ने वेबसाइट खोली तो उसकी वेबसाइट का इतना हिस्सा उसको नजर आता है। ऐसे ही है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। बाकी का हिस्सा देखना उसने तो यूँ करेगा, तो करता जाएगा भाई, जितना मर्जी करता जाए, स्क्रॉल करता जाएगा तो वेबसाइट नीचे से देखता जाएगा। लेकिन जब वो वेबसाइट खोलेगा पहली दफ़ा तो सिर्फ इतनी ही खुलेगी, नीचे खुद तो नहीं जाएगी ना, नीचे तो आप ही लेकर जाएंगे उसको। और अगर उसके स्लाइडर्स होंगे तो आप यूँ भी करेंगे, लेफ्ट राइट भी करेंगे। वैसे आमतौर पर तो यही ट्रेंड है कि आज तक कभी किसी ने स्लाइडर्स नहीं देखे, हमेशा वेबसाइट के कंटेंट को ही देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम समझना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट खुल गई है, अभी मैंने इसको यूँ नहीं किया तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। समझ में आ गया? यानी जैसे ही मैंने इसको यूँ कर दिया तो ये फोल्ड हो गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। और ये हर जगह पर है भाई, ये आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में भी होता है। कैसे लिखा होता है? रीड मोर लिखा होता है ना। यूट्यूब की कोई वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है रीड मोर। फेसबुक की पोस्ट देखी उसमें भी 3 लाइनें नजर आ रही हैं, रीड मोर, क्लिक किया तो फिर पूरी डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अबव द फोल्ड कंटेंट हर जगह पर आपको मिलेगा। अच्छा अब इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इसमें कुछ भी नहीं हो, सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट नजर आ रहा था। अब इधर आ जाते हैं जरा, और इधर आने से पहले बिल्कुल एंड पे चलते हैं। बाकी चीजें हमने सारी पढ़ ली हुई है, हम किस चीज को देखना चाह रहे हैं यहाँ पे? अब एक और टर्म आ गई हमारे पास, कोर वेब वाइटल्स। सबसे पहले हमें समझ आ गया कि अबव द फोल्ड कंटेंट से क्या मुराद है। कोर वेब वाइटल्स, ये कोर वेब वाइटल्स क्या हैं? 1 2 3, इन तीनों को बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, ये हैं क्या? Are Google's 3 matrices for measuring user experience when a page loads.
कहता है भाई जब आपका पेज लोड होता है तो उस टाइम यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, यूज़र्स का आपकी वेबसाइट के साथ जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म उन्होंने बनाई है कोर वेब वाइटल। उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा पढ़ने से पहले ये देखें 3 हिस्से कौन से हैं, लोडिंग, इंटरेक्टिविटी, विजुअल स्टेबिलिटी, यानी 3 रोल्स हैं। लोडिंग, इंटरेक्टिविटी। लोडिंग का क्या मतलब है, पूरा वेबसाइट का फ्लो चार्ट बन गया ना कि भाई एक वेबसाइट चल कैसे रही है, सबसे पहले वो लोड होती है। अब लोड होने के बाद इंटरेक्टिव होना है उसने, ठीक है, और उसके बाद इंटरेक्टिव होते होते उसने विजुअल स्टेबल होना है कि भाई वेबसाइट खड़ी हो गई, अब आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले लें। तो ये 3 फेजेज हैं। ये 3 फेजेज को हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई पता कैसे लगेगा कि ये 3 फेजेज कंप्लीट हो रहे हैं, वो जल्दी कंप्लीट होते हैं कि देर से कंप्लीट होते हैं। अगर तो ये फेजेज जल्दी कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड तेज है। अगर ये 3 फेजेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट भी स्लो है। और अगर हमारी वेबसाइट स्लो है तो लोग हमारी वेबसाइट पे आना भी पसंद नहीं करेंगे कि भाई ये वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट ही नहीं खुलती, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इनको हम कैसे मैनेज करें, इन्हें हम कैसे कंट्रोल करें, यानी कोर वेब वाइटल्स को हम कैसे इंप्रूव करें। नंबर 1, पहला हिस्सा क्या है लोडिंग में, एलसीपी। एलसीपी का क्या मतलब होता है, एलसीपी का मतलब होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका क्या मतलब है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है कि भाई सबसे बड़ा आपकी वेबसाइट का पार्ट कौन सा है, कहां पर, वो आपको जो तस्वीर दिखाई थी इसीलिए दिखाई थी। अबव द फोल्ड कंटेंट में सबसे बड़ा एलसीपी कौन सा है, और पॉइंट समझ में आया। यानी वो ये कह रहे हैं कि अबव द फोल्ड कंटेंट के अंदर एलसीपी क्या है। अगर हम इस तस्वीर को देखें, जो इमेजिनरी एक तस्वीर बनाई है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर हम ये कहें कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, भाई ये तो बड़ा नहीं हो सकता, ये टेक्स्ट है, ये भी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी टेक्स्ट है, ये भी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी टेक्स्ट है, ये भी नहीं बड़ा हो सकता, ये क्या है, ये बड़ी हो सकती है। यानी इस तस्वीर की मुनासबत से अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे तो ये लग रहा है कि भाई इसमें इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर आऊं, जी मैंने क्या लिख दिया, पीक सॉल्यूशंस कॉल, खोलें इसको जरा। अब आपने रियल वेबसाइट को देख के मुझे बताना है कि एलसीपी कौन सा है। जरा खुल जाने दें पहले वेबसाइट को, नहीं लोड हो रहा ना अभी तक को, अब आया स्लाइड, आ गया। अब देखिए जरा क्या है भाई, इसको तो स्क्रॉल करने से पहले ही हमें ये नजर आया है। जरा इसको डाउन कीजिए, जी ऐसे नजर आ रहा है। मैं जरा इसको मोबाइल व्यू दिखा दिया, समझा दिया। वैसे अगर आप मोबाइल पर देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हाँ, लेकिन आप समझो कि मैंने आपको इसका मोबाइल व्यू दिखाया है तो ये इस तरीके से हमें दिखाने लगा हुआ है। मतलब मैंने वेबसाइट मोबाइल पे खोली तो ऐसे नजर आई, क्या नजर आया, ये और ये नजर आया। अब अगर हम इतने हिस्से को देखकर सिर्फ ये डिसाइड करना चाहें कि एलसीपी कौन सा है, ये वीडियो, पता लग रहा है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही है। अब आ जाए वापस, अब वो क्या कह रहा है, कहता है जो आपका एलसीपी है उसका साइज, उसके लोड होने का टाइम कितना होना चाहिए। यानी पूरी वेबसाइट की कोई बात नहीं कर रहा, वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पूरी वेबसाइट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आपका अबव द फोल्ड कंटेंट में एलसीपी जो है उसके लोड होने का टाइम कितना होना चाहिए, 2.5 सेकेंड या इससे कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। इसके नीचे स्लो भी लोड हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसके नीचे वाला कंटेंट आराम से लोड होता है, कोई मसला नहीं है, इसको लोड होने में जल्दी करनी है। अच्छा, अब हमें लगा कि भाई ये तो सारी सारी स्पीड तो खा गया हमारा स्लाइडर। अगर हम वैसे टेक्निकली देखें तो स्लाइडर्स सेल जनरेट करने में कितने इफेक्टिव होते हैं।
कभी आपने सोचा कि क्या उससे सेल जनरेट होती है स्लाइडर से? जनरल अपनी राय का इजहार करें, फिर मैं अपनी राय का इजहार करता हूं। होती है, ओके। और कोई बताए? जी होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज तक कोई बंदा कुछ बाय करने जाता है, वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर आ गया, मोबाइल में आ गया, और स्लाइडर में 6 तस्वीरें हैं, ठीक है। तो कितनी दफ़ा उसने यूं पहले पूरे स्लाइडर की तस्वीरें देखी होंगी कि ये मुझ पर फर्ज है, पहले ये तस्वीरें देखनी है फिर आगे जाना है। नो रोल, किसी भी वेबसाइट में स्लाइडर का बिजनेस प्रमोशन में कोई रोल नहीं है। हाँ, इंटरेक्टिविटी में कोई कहे कि भाई जरा खूबसूरती के लिए है, अब ये फैसला किसी ने करना है कि वेबसाइट। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिसको कुछ चाहिए, जैसे अभी हम क्लिक्स की बात कर रहे थे ना कि भाई क्लिक्स होने चाहिए, जिसने कुछ परचेज करना है वो इस तरह की फैंसी चीज़ों में नहीं जा रहा, उसने कीवर्ड लिखा तो गूगल ऐड पे गया या एसईओ में आया तो उसको अपनी कंटेंट चाहिए, कीवर्ड जो लिखा था ना उसे उसका जवाब चाहिए। उसका जवाब, पहली बात तो है कि हर कीवर्ड का जवाब तो स्लाइडर में मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई रोल नहीं है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा स्पेस यूज करते हैं स्लाइडर्स, और स्लाइडर्स बने होते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और गूगल सबसे ज्यादा नापसंद करता है। यानी अगर मैं कहूं ना गूगल की नापसंदीदा कोडिंग क्या है, तो गूगल की नापसंदीदा कोडिंग जो है वो जावास्क्रिप्टिंग है। यानी कि वो कहता है कि भाई ये वाले जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में, सो कहता है भाई इनको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे ये मुझे नज़र कम आए। अब वो कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह है? अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे वाली जगह। गूगल इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, ये कर रहा है गूगल सिर्फ क्या कह रहा है, अबव द फोल्ड कंटेंट को टेस्ट कर रहा है, बिलो द फोल्ड कंटेंट का उसको कुछ लेना देना नहीं है कि इसका रोल स्पीड में, वेबसाइट की स्पीड में कोई है या कोई। बिलो द फोल्ड कंटेंट में कोई रोल नहीं है, ये वेबसाइट खुल गई इसको वो चेक कर रहा है। अब मैंने यूं किया फिर क्या आया, फिर यूं किया फिर क्या आया, फिर यूं किया क्या आया, गूगल इसको नहीं चेक कर रहा, इससे वो वेबसाइट की स्पीड ही कैलकुलेट नहीं कर रहा। वो वेबसाइट की स्पीड किससे कैलकुलेट कर रहा है? अबव द फोल्ड कंटेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल की रिकमेंडेशन क्या है, मतलब हमारी तरफ से जो एक एक्सपर्ट एडवाइस होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि भाई स्लाइडर इस्तेमाल ना करें, अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर इस्तेमाल ना करें। क्लाइंट कहते हैं भाई यही तो खूबसूरती है, इधर से तो अच्छा लगती है हमारी वेबसाइट, फिर हम मुझे कहते हैं कि भाई आप बिलो द फोल्ड कंटेंट, ये वर्ड तो नहीं बोलते ना, हम मुझे कहते हैं कि भाई आप यूं करें नीचे स्लाइडर यूज कर लें, ऊपर स्लाइडर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से से उसने स्पीड कैलकुलेट करी। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये स्लाइडर जो था ये हमारी वेबसाइट को लोड करते हुए लेने लगा हुआ था 7.5 सेकेंड्स। सो मैंने क्या किया, स्लाइडर ही रिमूव कर दिया। तो एक बात पहले क्या पता लगा मुझे, मैंने 7.5 सेकेंड्स सेव किए। फिर क्या हुआ, फिर गूगल ने कहा अच्छा भाई अब मैं देखता हूं। फिर क्या हुआ, फिर ये बड़ा इमेज आ गया, ऐसे ही है। मैं कहा फिर बड़ा ऑब्जेक्ट ये बन गया ना, मैंने जब स्लाइडर निकाला तो फिर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो ये बन गया, जब मैंने इसको निकाला फिर ये बन गया, जब मैंने इसको निकाला, भाई सब कुछ तो नहीं निकाल देना ना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है हमने। सो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई स्लाइडर, आपको याद है ना मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन कराई थी, सो मैंने कहा था वेब पी बना लो। वेब पी क्या होती है, बहुत ही फास्ट लोड होने वाली इमेज होती है। सो हमने कहा भाई इसको एलसीपी कर लेते हैं, और जब अब हमने चलाया तो पता लगा कि भाई 2.00 सेकेंड्स हमारा एलसीपी का टाइम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चेक क्लियर हो गया हमारा, कि भाई वेबसाइट में जो हमारा कोर वेब वाइटल का पहला चेक था वो क्लियर हो गया। ऐसे ही है, कह रहा है भाई 4.4 सेकेंड्स पर होगा तो इसे बेहतर करो, और अगर इससे भी ज्यादा होगा तो हालात बहुत ही खराब है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या आ गया, समझ में आया एलसीपी क्या होता है? यूजफुल कैसे नहीं होता? यूजफुल ऐसे नहीं होता कि जिस किसी को भी कुछ चाहिए ना, जिस किसी को भी चाहिए वो आपके कंटेंट को रीड कर रहा है ना। यहाँ पर होगा क्या, वीडियो होगी ना, क्लासरूम की वीडियो होगी, बस ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। या ये हो सकता है कि 6 तस्वीरें लगाई होंगी किसी ने, उसका मैसेज नहीं मिल रहा उस तस्वीर से, और वो एक जनरल मैसेज है, वो पूरी का मैसेज भी नहीं होगा।
कोई भी इसको पढ़ता ही नहीं है, और गूगल इसको कह रहा है कि भाई ये मेरा सबसे नापसंदीदा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ अभी हमने कि इसको रिमूव कर दिया। अभी हम क्या पॉइंट कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसको कहां लगाओ? हम इसे कह रहे हैं बिलो लगाओ, यानी इसको उस हिस्से पे ना लगाओ जो स्पीड कैलकुलेटर है। जो स्पीड कैलकुलेटर है वहां पर छोटे ऑब्जेक्ट्स रखो, जो स्पीड कैलकुलेटर नहीं है वहां पर आपने जितने भी इमेजेस लगानी है लगा लो। हम सबको ये कहते हैं कि भाई अगर आपको वीडियो लगानी हो, पहली चीज तो ये है कि हम पहले नंबर पर ये कहते हैं कि वीडियो डायरेक्ट ना लगाएं, क्योंकि वो आपकी होस्टिंग को यूज करती है। अगर आपको वीडियो लगानी हो तो आप आई फ्रेम से वीडियोस लगाएं, क्योंकि जब हम आई फ्रेम से वीडियोस लगाते हैं तो आपकी होस्टिंग की स्पेस यूज नहीं करता, वो यूट्यूब की होस्टिंग की स्पेस यूज करता है। अदरवाइज तो आपने जो होस्टिंग खरीदी होगी, अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा विजिट होना शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या, वो बाइट्स तो सारी वीडियोस ही खा जाएगी ना। पता लगेगा जनाब 4 महीनों के बाद आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो गई है कि भाई उसका पैकेज ही खत्म हो गया, उन्होंने कहा भाई हमने आपको जितनी स्पेस दी थी वो आपने सारी यूज कर ली है, अब आपको मजीद स्पेस की जरूरत है। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है? फर्स्ट इनपुट डिले। अच्छा ये क्या चीज है भाई? वेबसाइट इंटरेक्टिव क्या हो रही है? फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है कि पूरी वेबसाइट में ऐसा कौन सा पार्ट है, इस पूरी वेबसाइट में जो यहां नजर आ गई हमें, ऐसा कौन सा पार्ट है फर्स्ट इनपुट डिले जो सबसे कम टाइम ले रहा है? फर्स्ट इनपुट डिले मतलब पहला पार्ट, पहली चीज स्क्रीन पे आने में जितना टाइम लग रहा है इज कॉल्ड FID। पहले हमने बड़ा ऑब्जेक्ट देखा ना, अब उल्टा हो गई बात। अब किसकी बात हुई? छोटे ऑब्जेक्ट की हुई, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले लोड होगा ना। तो कहता है भाई फर्स्ट इनपुट डिले में आपको क्या चाहिए? 100 मिली सेकेंड चाहिए। यानी आप अगर इस टाइम पर खड़े होंगे कि सबसे छोटा ऑब्जेक्ट आपका इतनी देर में लोड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी स्पीड है। पहले उसने कहा LCP बड़ा ऑब्जेक्ट, फिर उसने कहा छोटा ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर उसने कहा CLS। CLS का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये क्या चीज है? ये वही है जो भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई कुर्सियां क्लास के अंदर रख दें या कुर्सियां क्लास से बाहर। अगर कुर्सियां क्लास के अंदर रखी होंगी तो कंफर्टेबल तरीके से क्लास होगी। अगर हर रोज कुर्सियां बाहर होंगी और जो स्टूडेंट आएगा अपनी चेयर लेकर आएगा तो बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से क्लासेस हो रही होंगी, चीज़ें हिल रही होंगी, आवाज़ें भी आ रही होंगी, बार बार पुराने स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे होंगे। लेकिन अगर पहले से कुर्सियाँ चेयर्स क्लासरूम में पड़ी होंगी तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हर कोई आएगा अपनी चेयर पे आके बैठेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। इसी तरह गूगल कह रहा है कि आपने क्या करना है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है कि शिफ्ट ना हो रहे हो आपके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कब शिफ्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट्स तब शिफ्ट होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट उस वक्त शिफ्ट हो रहे होते हैं। किस वक्त शिफ्ट हो रहे होते हैं? जब एक तस्वीर आई, कोई साइज ही नहीं था, फिर दूसरी आई, उसने ऊपर वाली को छोटा किया, दूसरी के लिए जगह बनाई, फिर तीसरी आई, दोनों को लगाने के लिए उसने पहली वाली को भी छोटा किया, दूसरी वाली को भी छोटा किया। ये बिल्कुल चेयर वाली एग्जांपल है कि एक बंदा कुर्सी लेकर आ गया, 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो उनको हिला रहा है कि भाई तुम उधर हो जाओ, तुम आगे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ। इस तरीके से करके वो सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जी आप लगा लें अटेंडेंस। नीलम, नियाज मोहम्मद, अहमद अशफाक, फरज शेर, आयशा बिलाल, मरियम, आसरा मकसूद, अजीम अकरम। किसका नेम नहीं लिया मैंने? आपका नाम? तो मुझे नहीं लिखवा के जाइएगा, आपका नाम नहीं है मेरे पास। आपका नाम लिया है मैंने? क्या नाम है? अब्दुल अभी मुझे जाना नहीं लिखवा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए। ये आपको याद होगा जब मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाई थी, सो मैंने क्या कहा था कि एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ और हाइट का। इवन आपकी विड्थ और हाइट 200 पिक्सल बाई 200 पिक्सल भी है और इमेज तो ऑलरेडी 200 पिक्सल का ही है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई क्या करो, इसके टैग के अंदर इसकी विड्थ भी मेंशन कर दो और इसकी हाइट भी। इसका फायदा क्या होगा? लेआउट शिफ्ट को कंट्रोल करने के काम आएगा, क्योंकि आपका रोलर को पता लग गया कि ये आपका इमेज है और इस इमेज का साइज क्या है, तो उस साइज के मुताबिक ही सारे इमेजेस के साइजेस का उसको पता है। अब लेआउट शिफ्ट कम से कम होगा। ये एक एग्जांपल है लेआउट शिफ्ट की। दूसरी एग्जांपल क्या है लेआउट शिफ्ट की? दूसरी एग्जांपल लेआउट शिफ्ट की है फॉन्ट्स। भाई कई लोग होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव, जैसे अभी कह रहे थे ना कि स्लाइडर का बड़ा रोल होता है, इसी तरह कई लोग चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे ऐसे फॉन्ट्स हों कि बस दुनिया को पता लग जाए, कहीं और नहीं होना चाहिए, मेरी ही वेबसाइट पे वो फॉन्ट होना चाहिए। अब वो फॉन्ट आपकी वेबसाइट पे तो है, बहुत अच्छी बात है, लोगों के लैपटॉप्स पे और लोगों के मोबाइल पे तो नहीं है, नहीं है ना।
अब क्या होगा, अब गूगल क्या करेगा, गूगल को तो परेशान कर दिया ना आपने। अरे उसने आपकी वेबसाइट किसी के मोबाइल पे खोली, लेकिन जब उसने देखा कि ये फ़ॉन्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर उसने क्या किया, इंस्टॉल ही करेगा ना भाई उस डिवाइस पे जाकर फ़ॉन्ट को। तो जब वो उस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करेगा तो टाइम फिर लगेगा। तो गूगल हमें क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स के साथ जाएं। अगर आप स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स के साथ नहीं जाएंगे तो भी आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ये स्लो होने की रीज़न भी CLSC है, ये भी कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें ये करना पड़ता है जी। ये क्या है, ये टैग लगाया हमने, लिखा, ये क्या चीज़ है जी, एक छोटा सा टैग है जो आप अपने हेड में डाल दो, वेबसाइट के हेड पोर्शन में लिखें। और ये किसका है, ये कोडिंग किस लैंग्वेज में है, ये आपने देख लिया है कि ये वाली कोडिंग HTML की नहीं है, ये CSS की कोडिंग है। ये CSS का एक छोटी सी क्लास बनी हुई है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली ओपन, फॉन्ट साइज दिस, फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। इसका क्या मतलब हुआ, भले ये करो और फिर क्या करो भाई, अभी तो वो फॉन्ट आया ही नहीं है जो उसकी वेबसाइट पर था, आप इंस्टॉल करो। तो जितनी देर तक वो इंस्टॉल नहीं होता, किस में दिखा दो, इस फॉन्ट में दिखा दो। जब वो इंस्टॉल हो जाए तो उसको स्वैप कर देना और फिर उस फॉन्ट में ले जाए। यानी ये वाली एफर्ट हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी उन वेबसाइट पर जहां पर हमें पता हो कि स्टैंडर्ड फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो इसलिए इसका बेहतर हल क्या है कि इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज करें, यूनिक फॉन्ट्स अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल ना करें। और अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, उनमें से एक प्लगइन है स्वैप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले। आपने क्या करना है, अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आपको सिर्फ ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसकी कोई सेटिंग नहीं है, जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, तो ये इस चीज़ को खुद से चेक करेगा। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वर्डप्रेस में कोई नया काम करते हैं प्लगइन लेते हैं, और जैसे जैसे हम प्लगइन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट के रिसोर्सेज को लोड करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोड डालने लगे हुए हैं। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट